स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है डैशबोर्डिंग एंड सम एडवांस एक्सेल फॉर्मूलाज। ठीक है। सो जो एडवांस एक्सेल फॉर्मूलाज है उनके बारे में आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे उसके, क्योंकि वो फिर मैथ्स से पूरे इंटरलिंक हो जाते हैं वो। ठीक है। सो आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा कि कैसे यूज किए जाते हैं, क्या होते हैं, कौन से मैक्सिमम टाइम यूज किए जाते हैं, उनके बारे में एक आइडिया दूंगा। ठीक है। इसकी एक छोटी सी शीट बना रखी है मैंने, वो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। ठीक है। एंड द सेकंड टॉपिक वी आर कवरिंग टुडे इज डैशबोर्डिंग। ठीक है। तो दोनों ही टॉपिक काफी ज्यादा छोटे छोटे हैं, इसलिए हम आज ही क्लास में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है। एंड आधे दिन का ये डैशबोर्डिंग इज लाइक प्लेसमेंट एंड डिजाइनिंग ही है ना, बस कुछ अलग से ऐसे डालना या ऑप्शन वगैरह छोड़ना है कुछ। ठीक है। सो हम उसको आज कवर करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास मैं बताता हूँ, कल की आपकी छुट्टी है। ठीक है, न्यू ईयर पे। सो इट्स नॉट लाइक कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, बट इंस्टीट्यूट ही क्लोज है, तो अगर आप आओगे तो कोई भी नहीं मिलेगा आपको। तो कल की अभी छुट्टी है। ठीक है। एंड हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो फ्राइडे को होगी। ठीक है। एंड आज के बाद हमारे पास एक्सेल में दो टॉपिक्स बच जाएंगे, मतलब दो भी नहीं, आई वुड से कि एक क्लास के टॉपिक्स बच जाएंगे, जो कॉल्ड मैक्रोज एंड वीबीए। ठीक है। तो एक क्लास में हम कवर कर लेंगे फ्राइडे को, और इसके बाद फिर हमारा एक्सेल खत्म हो जाएगा। ठीक है। वीबीए इज बेसिकली स्क्रिप्टिंग। जब आप एक्सेल में कुछ भी काम कर रहे हो वो आप कोड के थ्रू कर सकते हो, बेसिकली कोड टाइप होता है वीबीए। एंड द मैक्रो इज कि जब आप कोई भी स्टेप करते हो तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो एंड देन उसको रिप्ले कर सकते हो। इन डेप्थ थोड़ा सा हम जब क्लास शुरू होगी तभी पढ़ेंगे। ठीक है, कर लेना, कोई इशू नहीं है, फ्राइडे को भी आ जाना। ठीक है। तो आज हमारे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मुलाज से। ठीक है। सो जो एडवांस एक्सेल फॉर्मुलाज हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं, 2000 की, जब मेरे को ना मैथ्स का थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना होता है हमने एक्सेल के अंदर। ठीक है। यूजुअली इन फॉर्मुलाज की हमें नीड नहीं पड़ती है। ठीक है। बट कभी कभी जब हमारे पास डेटा थोड़ा स्टेटिस्टिकल डेटा हो जाता है, या फिर व्हेन यू गोइंग फॉर डीएस एंड तब आपको एक्सेल से कुछ प्रेडिक्शन वगैरह करना है। ठीक है, क्योंकि जब आप अभी अपना पाइथन कंप्लीट करोगे ना अपने कोर्स में, उसके बाद डीएस में आपका वो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स आता है। ठीक है। तो ये उसके फॉर्मुलाज होते हैं एक्चुअली। ठीक है। जो कि आपके एक्सेल के अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो यूजुअली हम जो ये वाला काम है पाइथन से करते हैं इन वेरी एडवांस वर्जन ना। जब हम थोड़ा इसको अच्छे से करते हैं तो हम पाइथन से करते हैं, जब मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तब समझ आएगा कि इसका एक्चुअल पर्पस क्या है। बट क्योंकि एक्सेल में भी ये फॉर्मुलाज एग्जिस्ट करते हैं, सो फॉर सम रीजन अगर आपको कुछ ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ जहाँ पे आपको एक्सेल से चीज करनी है, तो एक्सेल के फॉर्मुलाज मैं बता देता हूँ। ठीक है। जो सुपर स्टॉक का डेटा सेट आपके पास वो आपके पास है ही, राइट। आप उसको अपना ओपन कर लेना, फॉर्मुलाज बताता हूँ, कैसे लगाते हैं वो बताता हूँ, क्या सिंटेक्स होता है वो बताता हूँ, किस लिए यूज होता है वो बताता हूँ, और लगा लगा के आप देख लेना। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो हम फॉर्मुलाज की बात कर रहे हैं, ज्यादा स्टैट्स के फॉर्मुलाज हैं सारे, तो हमारे पास तीन मेजर फॉर्मुलाज होते हैं इसके, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है। तो मीन निकालना काफी इजी है, आपको ऑलरेडी आता होगा। मीन का मतलब पता है क्या होता है? सॉरी 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 सॉरी, क्या दोबारा बोलना? हाँ, मतलब ऐड करके सब। अच्छा। हाँ बताओ, आपको क्या याद है? याद नहीं है? एवरेज होता है बेसिकली, मीन का मतलब बेसिकली सिंपली एवरेज। ठीक है। कि मान लो मेरे पास 10 वैल्यूज है, 10 मार्क्स है, मैं उन सबको टोटल करके 10 से डिवाइड कर दूंगा, डेट इज द मीन। ठीक है। सो इसका फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी पता ही है, क्या यूज करोगे इसके लिए? एवरेज, जो हमने सीखा था एक्सेल के अंदर, वो वही फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है। इसके बाद आता है मीडियन। ठीक है। मीडियन का मतलब पता है किसी को? सॉरी, मिड वैल्यूज। ठीक है। तो उसके बाद आता है मीडियन। ठीक है। तो वो फॉर्मूला की शीट मेरे को भी खोलनी पड़ेगी इसके लिए। तो वर्क करता है, देखते हैं। हाँ, तो अब हम बात करें मीडियन की। मीडियन के लिए कैसे करोगे, कुछ आइडिया? इसका फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, पहली बात। मीडियन मोड का फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, कैसे निकालोगे? मतलब पहले तुम इंडेक्स निकालोगे ना उसका, इन द पोजीशन निकालोगे उस एलिमेंट की, उस नंबर की, राइट। तो उसका कैसे करोगे कि टोटल वैल्यूज को काउंट कर लिया
एंड देन उसका जैसे इवन ऑड वाला करते हैं ना कि n+1/2 वाला, गेटिंग आइडिया, राइट? सो अगर तुम्हारे पास सिंपली वो है और नंबर है तो n+1/2 कर दोगे, तो तुम्हारे पास इंडेक्स आ जाएगा मिडिल एलिमेंट का। हमारे पास इवन नंबर है, दो मिडिल एलिमेंट निकलने हैं, राइट? सो डिवाइड बाय 2 करोगे, +1 करके, मान लो तुम्हारे पास 8 है, अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो बाय 2 किया 4 आ गया, राइट? तो मिडिल एलिमेंट क्या होंगे, 4 एंड 5, मतलब n, जो मतलब आंसर आएगा n/2 का, एंड n/2 +1, ये तुम्हारे दो मिडिल एलिमेंट हो गए, कि इवन में दो होते हैं। ऑड के केस में सिंपली n+1/2 कर दोगे, सो मान लो 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 + 1 10/2 5, तो फिफ्थ एलिमेंट तुम्हारा मिडिल एलिमेंट हो गया, ठीक है? दिस इज मीडियन। क्लियर है? कर पाओगे इजिली मॉड? क्या ये सबमिशन होता है, ये मॉड नहीं होता। मॉड, मॉड इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी टाइप अकरेंस, ठीक है? ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार अकर कर रहा है, उसका काउंट होता है सिंपली। रिपीट वाले कह सकते हो, या फिर मतलब अकरेंस बोलते हैं इसको, रिपीटिशन नहीं होता है ये। मॉड के केस में अगर तुम प्योर मैथ्स में चले जाते हो ना, तो अकरेंस होता है ये, ठीक है? सो इसमें सिंपली आपका काउंटर फ्यूज होता है। आप जो उनसे भी एलिमेंट का आपको मॉड निकालना है, उस रेंज के ऊपर वो एलिमेंट को फाइंड कर लो, उतने पर नंबर आ जाएगा, दैट इज मॉड, ठीक है? बेसिक मैथमेटिक्स वाला चीज है ये, ठीक है? हम इसके बाद थोड़ा सा हम और डीप में जाते हैं, ठीक है? थोड़े से और डीप में जाते हैं तो हमारे पास दो नए फॉर्मुलाज आते हैं, विच आर कॉल्ड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? तो वेरिएंस इज कि मेरा कोई भी एलिमेंट मीन से कितना दूर है। वेरिएंस इज कि मेरा कोई भी एलिमेंट मीन से कितना दूर है। मान लो मेरे पास 10 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, एंड मैंने उसका एवरेज निकाला। अब एवरेज लेट से मेरा आया 50, ठीक है? सबसे पहले मेरे जो एंट्री है मार्क्स की, लेट से वो मार्क्स आया 60, तो डिफरेंस कितना आया, +10, +10, तो इसका वेरिएंस हो गया +10, ठीक है? अब मान लो अगले मार्क्स से मेरे पास 48, -2, ठीक है? ये पर एलिमेंट का होता है वेरिएंस, पर एलिमेंट हमारा कितना वेरी कर रहा है। तुमने मीन निकाला, लेट से तुम्हारा मीन आया 10 मार्क्स का 50, ठीक है? ऑन एन एवरेज तुम्हारे मार्क्स 50 बन रहे हैं, राइट? अब जो सबसे पहले मार्क्स थे वो है तुम्हारे 60, तो उसके मीन से कितना डिफरेंस है, 10 का, और प्लस में है माइनस में है, प्लस में, कि मीन से +10 किया तो 60 आ जाएगा, सो इसका वेरिएंस हो गया +10, ठीक है? मतलब अभी इसको मैं वेरिएंस नहीं बोलूंगा, वेरिएंस अभी निकालेंगे, दिस इज जस्ट कि ये मेरा मतलब कैलकुलेशन का पार्ट क्या लो इसे, ठीक है? फिर मान लो 48 अगले मार्क्स, इसका वेरिएंस वैल्यू क्या आ जाएगी, वेरिएंस वैल्यू बोल लो, कुछ भी बोल लो, इसकी वेरिएंस वैल्यू क्या आएगी, 12 क्यों आएगी, 2 भी नहीं आएगी, -2, ठीक है? लेट से अगले हैं मेरे पास 34, -16, ठीक है? तुमने ऐसे करके सबकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है? अब इन वैल्यूज को ऐड करके एवरेज कर दो, आपका वेरिएंस आ गया, दैट इज योर वेरिएंस, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, इन आउटकम्स को ऐड करके डिवाइड बाय 10 कर दोगे, मतलब जैसे 10 मार्क्स है ना, तो इनका एवरेज अब जो होएगा, ठीक है? वेरिएंस का बेसिकली मतलब होता है कि जो मेरा मीन है ना, मैं उससे कितना डेविएट कर रहा हूं, ठीक है? दैट इज माय वेरिएंस, ठीक है? अब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज कि मैं एक साइड कितना डेविएट कर रहा हूं, जो आपने वेरिएंस निकाला है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना काफी सिंपल है, वेरिएंस को 2 से डिवाइड करना है सिर्फ। वेरिएंस निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हर एक को माइनस करके उसका मीन निकालना, मतलब टेक्निकली पॉसिबल है फॉर्मूला से ये भी। हाँ, स्टैट्स के पार्ट है ये सारे, सारे स्टैटिस्टिक्स जब आप पढ़ते हो ना तब उसके पार्ट होते हैं सारे, तो मैंने बोला कि एडवांस एक्सेल फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत रेयरली यूज होते हैं ये चीजें, ठीक है? तो
दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो निकाल, सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना इजी होता है। अब वेरिएंस के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, जाता है, मेरे को ये चीज वेरीफाई करनी पड़ेगी। हाँ, वेरिएंस के लिए आपके पास फॉर्मूला है। सो वेरिएंस का फॉर्मूला है सिंपली वैर, VAR। अगर अगर मैं लेट्स से सेल्स का वेरिएंस निकालना है मेरे को, तो आई एम सिंपली डू इक्वल टू वैर। ठीक है, अब इसके अंदर दो आएंगे आपके पास, वैर P एंड वैर S, वैर डॉट P एंड वैर डॉट S। ठीक है, द P एंड S स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन एंड सैंपल। ठीक है, अब ये ना थोड़ा सा आपका डीपर स्टैटिस्टिक्स के पार्ट हो जाएगा, तो इस पे नहीं जाएंगे, पॉपुलेशन एंड सैंपल क्या होते हैं। ठीक है, इसको मैं अगर बहुत रफली एक्सप्लेन करूं, बहुत बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करूं, तो हम जब भी बहुत सारे बड़े डेटा पे काम करते हैं ना, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक उसमें से हम निकालते हैं सैंपल, एक पॉपुलेशन, जो बचा हुआ डेटा वो पॉपुलेशन। ठीक है, सैंपल इज ऑलवेज योर स्मॉलर वैल्यू। मान लो 1000 रोज है आपके पास, फॉर एग्जांपल, 1000 एक्चुअल में होती नहीं, बहुत ज्यादा होती है, बट 1000 रोज है, तो मैं उसमें से 200 का सैंपल निकालूंगा, 800 मेरी पॉपुलेशन बनती है। ठीक है, तो मैंने जो भी किया है उसके हिसाब से पॉपुलेशन सैंपल। वैर डॉट पी और वैर डॉट एस काम सेम करते हैं, वो पॉपुलेशन के हिसाब से डिजाइंड है, वो सैंपल के हिसाब से डिजाइंड है। ठीक है, तो जब भी आपको वेरिएंस निकालना हो इन जनरल टर्म्स, आप एस को यूज करते हो सैंपल का, क्योंकि जब तक आपके पास 1000, 2000, 10,000, 15,000, 20,000 का डेटा है, वो सैंपल डेटा ही रहता है। इतना छोटा, बहुत बहुत छोटा डेटा मानते हैं हम इसे। ठीक है, और जब आप मिलियंस ऑफ रोज पे काम करने लग जाओगे, तो आपको पॉपुलेशन और सैंपल कब कब यूज करना है वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, क्या होगा तब तक। ठीक है, तो अभी आप सिंपली वैर डॉट एस यूज करो, सो डॉट एस। ठीक है, अब इसके अंदर हमें रेंज देनी होती है सिंपल वेरिएंस की। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया, वेरिएंसेस की जो मीन है उससे कितना वेरी कर रहा है, तो इसके लिए मेरे को अलग से कुछ नंबर तो चाहिए नहीं। उन्हीं नंबर का मैं पहले नॉर्मल एवरेज निकाल लूंगा, फिर डिफरेंस करके नंबर निकाल लूंगा, उसका एवरेज निकाल लूंगा। राइट, इसके लिए मेरे को सिर्फ जो मेरा सैंपल डेटा है वही चाहिए, है ना। मेरा इस वाले टेबल का नाम क्या था, मतलब वो भी नहीं लिखा, एक मिनट ना। टेबल का नाम है मेरा, सुपर स्टोर नाम है। ठीक है, तो इसका सेल्स का निकाल देते हैं, लेट्स से। स्टोर में से आई विल टेक सेल्स। ठीक है, इसका वेरिएंस आ गया, मतलब मीन से इतनी वैल्यू मेरी वेरी कर रही है। ठीक है, क्योंकि अब वैल्यूज उसमें है ही बड़ी बड़ी, राइट, उसमें मेरी वैल्यूज हैं ही इतनी बड़ी बड़ी। तो द पॉइंट इज कि मान लो एवरेज तो काफी कम आएगा, मैं एवरेज निकालू, एवरेज निकालू, तो एवरेज तो 229 ही है, एवरेज तो 229 ही है, बट वेरिएंस 100,000, 10,000 लाख, 3 लाख आ रहा है। वेरिएंस मेरा 3 लाख आ रहा है, क्यों? क्योंकि जो मेरी वैल्यूज हैं वो एवरेज से बहुत ज्यादा दूर गई हैं। ठीक है, वो मेरी एवरेज से बहुत ज्यादा दूर गई हैं। समझ आ रहा है कंसेप्ट क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, तो इसमें ना तीन चीजें होती हैं। या तो जो मेरा वेरिएंस है वो एवरेज से बहुत ज्यादा बड़ा आएगा, या फिर ऑलमोस्ट एवरेज के आसपास आएगा, या फिर एवरेज से बहुत ज्यादा छोटा आएगा। मान लो मेरी 100 की एवरेज है, तो तीन पॉसिबिलिटी है वेरिएंस की। या तो वेरिएंस मेरा लेट से 50-60 के आसपास आ रहा है, या मेरा वेरिएंस सीधा 150-200 के आसपास आ रहा है, या मेरा वेरिएंस 90 से 110 के बीच में आ रहा है। ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटी होती है। ओके, जब बहुत ज्यादा छोटा आ रहा है, मतलब जो हमारा एवरेज है, वैल्यूज बहुत ज्यादा डिप लिया है उन्होंने। ठीक है, जब हमारा वेरिएंस छोटा आ रहा है, तो मतलब है कि जो वैल्यूज है ना, वो बहुत ज्यादा डिप ले रही है, बहुत कम कम जा रही है। ठीक है, जब मेरा ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, तो मतलब मेरा जो डेटा है वो लीनियरली चल रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, बट बहुत ज्यादा डिप्स नहीं है। ठीक है, जब मेरा बहुत ज्यादा बड़ा वेरिएंस आ रहा है, लाइक 150-200 के आसपास आ रहा है, तो मतलब उन्होंने टिप्स मारी है बहुत ज्यादा। हम बेसिकली इसको यार बहुत ज्यादा सेट में, चलो कोई नहीं, इसको ना हम हिल्स एंड वैलीज कहते हैं। ठीक है, इसको हम हिल्स एंड वैलीज कहते हैं। अब अगर मैं कोई तुम्हें छोटा सा ना वो दिखाता हूँ चार्ट। हाँ, जैसे ये देखो,
मतलब ये अभी वेरिएंस वगैरह का नहीं है, बट इसमें जो ये ऐसे ऊपर जा रही है, इस ये वाला पॉइंट है, इसको मैं कहूंगा ये एक हिल है। और जो ये डिप वाला पॉइंट है, इसको मैं कहूंगा वैली है। कंसेप्ट समझ आ रहा है ना कि एक पहाड़ बन रहा है और एक खाई बन रही है, तो हिल्स एंड वैलीज, ठीक है, ये बोलते हैं इसको। हाँ, हिल्स एंड वैलीज बेसिकली आपको ग्राफिकल ग्राफ्स का टर्म होता है, ठीक है। तो वेरिएंस बहुत ज्यादा कम होने का मतलब मेरे पास ज्यादा वैलीज है, बहुत ज्यादा वेरिएंस के जो वैल्यू है बहुत ज्यादा होने का मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा हिल्स है। और वेरिएंस की वैल्यू ऑलमोस्ट मैंने किया, मतलब मेरा डेटा ऑलमोस्ट प्लेन है, मतलब लीनियर बोलते हैं उसे, लीनियर है। नहीं समझ आ रहा होगा, आ गया? तो फोन चला रहे हो, कुछ देखो वही फोन में भी, ऐसे अपने 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 को तो नहीं देख रहे होगे। हाँ जी बोलो। सुपर स्टोर वाली है तो सही आपके पास, वही तो है ये। ठीक है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब कि अब मैं ना पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देख रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन में ये बताता है कि मेरी जो वैल्यूज हैं वो मेरे मीन से इतनी या तो ऊपर जा रही है या इतनी नीचे आ रही है, तो मतलब वो जो एरिया हो गया ग्राफ का, टॉप पॉइंट टू बॉटम पॉइंट, वो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, फिर ठीक है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो गया। अभी ना बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो टर्म्स है बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा वेग टर्म्स है, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में जाऊंगा फिर वो स्टैट्स वाला पूरा पार्ट आ जाता है, मैथ्स आ जाती है। अभी हमारे पास उसके लिए टाइम नहीं है, पूरा एक एक महीना लग जाता है उस चीज को पढ़ाने में। जब हम डीएस पे जाएंगे तब पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। परसेंटाइल तो पता ही होगा आपको क्या होती है, नहीं आइडिया? परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल। बताओ बताओ। बिल्कुल, बेसिकली परसेंटाइल का क्या मतलब होता है, जैसे आप किसी एग्जाम वगैरह में देते हो, ठीक है, आपने स्कोर किया लेट से सम 60 मार्क्स 100 में से, राइट, बट परसेंटाइल आपकी वहां पे 90। ठीक है, तो अब मेरे पास 8 अकरेंस आ गई 2 की, ठीक है। सम प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देगा, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देगा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू सम प्रोडक्ट लगाऊंगा, तो इट विल गिव पहला एरे देना है, दूसरा एरे देना है, दोनों को, ठीक है, कॉमा दूसरा एरे मैंने ये वाला दे दिया, ठीक है।
मैंने किया बंद एंड एंटर। 72 मतलब मैं 2 4 6 8 इनको ऐड कर दूं अप टू 8, मतलब 16 तक मैं इस तरीके से ऐड कर दूं तो 72 आएगा मेरा आंसर। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, आपको समझ आ रहे होंगे, बहुत ज्यादा रेयर केसेस वाले फॉर्मुलाज हैं, है ना, इसलिए इनको एडवांस वाले बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। और हाँ, ये थोड़ा सा मतलब काफी यूज किया जाता है वाला, एक रैंड होता है, ठीक है, RAND, दिस इज और रैंडम नंबर जनरेटर। ठीक है, सिंपली इक्वल टू रैंड कर देंगे, एक रैंडमली नंबर जनरेट करेगा वन से, सॉरी 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मान लो मेरे को 1 से 100 के बीच में चाहिए, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मेरे को 1 से 1000 के बीच में चाहिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से आप किसी भी रेंज के बीच में नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, तो लेट्स से इसको मेरे को 0 से 1 की जगह पे 0 से 100 के बीच में कोई नंबर चाहिए, राइट। तो आई कैन डू सिंपली स्टार 100, नंबर से दे दिया 94। ठीक है, और इसमें अगेन एंटर करूंगा तो नंबर ऐसे चेंज भी होता रहेगा, 61 दिया इसमें सर। अब इसके बाद बस इसको राउंड ऑफ कर दो, है ना, तो ये 0 से 100 के बीच में आ जाएगा कोई नंबर। बाकी आपकी मैथमेटिकल इक्वेशंस है कि आपको लाइक 50 से 100 के बीच में चाहिए, तो आप उस पर फिर उस तरीके से कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, am I clear? देखो, यूज केस तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा इसका, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। मल्टीपल रैंडम नंबर्स, इसको आप मल्टीपल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे सिंगल रैंड से। रैंडम की लिस्ट होती होगी, रुको मेरे को भी देखना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, मल्टीपल कैसे निकालेंगे तो बताओ, क्या नहीं है, देख लेते हैं। रैंड एरे है, इसको आप रैंड एरे से यूज कर सकते हो। वैसे तो इसको तुम सिंपली ये भी कर सकते हो कि जैसे मैंने ये किया है ना, तो मैं सिंपली ये भी कर सकता हूँ, यहाँ पे अलग अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, बट मेरे पास एक रैंड एरे करके भी होता है। ठीक है, तो इक्वल टू रैंड एरे। ठीक है, इसके अंदर मेरे को देना है कि मेरे को कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फिल अप करने हैं। तो लेट्स से मेरे को 5 बाय 5 की एक ग्रिड बनानी है रैंडम नंबर्स की, तो I'll do 5, 5 एंड इसके अंदर मेरे को दूंगा मिनिमम नंबर मैक्सिमम नंबर। ठीक है, सो मिनिमम लेट्स से मेरे को चाहिए 10 से लेके 100 के बीच में। ठीक है, क्लोज किया, एंटर किया, ये फिल हो गई। ठीक है, रैंडम नंबर से फिल हो गई, राउंड ऑफ कर दो इसको में डेसिमल नहीं चाहिए तो देख लो यार, बहुत सारे इसके वेरिएशंस हैं। डेसिमल नहीं चाहिए तो अच्छा, इंटीजर को ट्रू कर देंगे ना, तो यहाँ पे लिख देंगे जो लास्ट इंटीजर है मेरा, इसको ट्रू कर देंगे, तो ट्रू कर दिया ऐसे बस, डेसिमल से गए। ठीक है, इंटीजर नंबर्स को ट्रू कर दिया। ठीक है, इसके बहुत सारे हैं, अब जैसे रैंडम एरे था, ठीक है, इसके बाद आपके पास रैंडम लिस्ट वगैरह भी है, बहुत इसके वेरिएंट्स होते हैं। ये था एक एक रैंड बिटवीन है। ठीक है, कि मेरे को अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से डिफाइन करनी है, एक नंबर चाहिए बिटवीन समथिंग, रैंड बिटवीन है मेरे पास। ठीक है, या ठीक है, अच्छा ये तीन ही है, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद फिर आपके वो भी आ जाएंगे इसमें,
रैंड डॉट EQ वगैरह हो जाएंगे। और मैं देखो यहाँ पे इसको आप यूज कर सकते हो। EQ बेसिकली आपके यूनिक निकालने के लिए यूज होगा। ठीक है। मैं यूज करूंगा। नहीं, मैंने कुछ कल डिफाइन किया क्या? एक मिनट रुको, डिफाइन करना पड़ेगा अंदर भी। सॉरी, मैं ये EQ वाला छोड़ दो, मैं कुछ कल देख रहा था। चलो छोड़ दो। आ गया। ठीक है, जैसे बेसिकली रैंडम नंबर्स वगैरह निकाल सकते हो आप। ठीक है। मतलब ये तो फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए वी कैन कॉपी। नहीं नहीं, फॉर्मूला हटाओगे तो वैल्यू चली जाएंगी। क्या? वो तो पेस्ट वैल्यूज हो जाएगा ना, उसमें पेस्ट स्पेशल में वैल्यू पेस्ट कर दोगे। वो तो अलग चीज है ना, वो तो बेसिकली ऐसे होएगा जैसे मैंने ये है। तो मैं सिलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूंगा इस तरीके से होएगा। ये फिक्स है यहाँ पे, अभी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। तो यही, ये तो पेस्ट स्पेशल वैल्यूज है ही, ये तो अलग चीज है। नहीं, ये वाली वैल्यूज चेंज नहीं होंगी अब। ये तो क्योंकि एक्चुअल वैल्यूज आई है ना यहाँ पे। वो तो है इस पे, जैसे जैसे मैं फॉर्मूला शो करूंगा चेंज हो जाएंगी सारी। ठीक है। ये तो मैंने शायद पेस्ट स्पेशल तो बताया भी था, पेस्ट सिर्फ वैल्यूज को पेस्ट करना। पिवट टेबल के टाइम पे बताया था, सिर्फ वैल्यूज को पेस्ट करना हो अगर, जब पिवट टेबल से चार्ट बना रहे थे। नहीं नहीं, एक फाइल से दूसरी फाइल में या एक शीट से दूसरी, कहीं पे भी करना हो, सिर्फ वैल्यूज को पेस्ट करना, फॉर्मूला ना है। नहीं बताया था? देखो मेरे को क्योंकि याद आ रहा है, शायद मैं भी किसी और बैच में बताया हो। जब पिवट टेबल्स हम बना रहे थे, पिवट टेबल के ऊपर मैप नहीं बनता है हमारा, ये चीज बताई थी। तो एक तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है कि हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के उसमें से यूनिक निकालें मेन अपने रो डेटा में से, या फिर हम एक पिवट टेबल बना के उसकी वैल्यूज को सिलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल कर लें। नहीं बताया था ये वाला? बता देते हैं एक बार, ये वाला भी शायद मे भी रह गया होगा, कोई इश्यू नहीं है। बेसिकली द पॉइंट इज कि जैसे ये वाला है कि ये मैप है जो, इसका एक मिनट, ये किसमें है? हाँ, यहाँ से है। ठीक है। तो जो ये मैप वाला है, अब मैं एक पिवट टेबल अगर बनाऊंगा तो उसके ऊपर ये मैप तो बना नहीं सकता मैं, है ना? तो मैंने क्या किया था, इस तरीके से फॉर्मूला लगा के यूनिक वैल्यूज निकाल ली थी। ठीक है ना, यूनिक का फॉर्मूला लगा के, एंड इसके ऊपर फिर मैंने मैप बनाया था। एक तो मेरे पास मेथड यही है, और दूसरा मेथड मेरे पास एक और है कि जैसे कहाँ गया, टेबल कहाँ गया फर्स्ट स्टोर का? बना देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, न्यू शीट, ओके। ठीक है, अब लेट्स से मेरे को सिटी एंड सेल चाहिए। ठीक है, सिटी वाइज सेल आ जाएंगी मेरे पास, राइट? सिटी ज्यादा बड़ा हो गया, कंट्री ले लेता हूँ सिंपली, कंट्री ले लेता हूँ। कंट्री एक ही है, स्टेट नहीं है। नहीं, ये ठीक है। ठीक है, ये मैं बस डेटा बना लिया मैंने नॉर्मली, राइट? मैं इसके ऊपर अपना चार्ट तो प्लॉट कर नहीं सकता। तो मेरा दूसरा मेथड क्या है कि मैं मेन डेटा में से यूनिक वैल्यूज निकाल के और उसका फिर यूनिक के हिसाब से मैच करा करा के फिल्टर लगा के उसका सम निकालू, जैसे हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे जैसे किया था, है ना? या तो मेरे पास ये है, और दूसरा मेरे पास क्या है कि आ गया वो, ये रहा। ठीक है, मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इसको एज इट इज सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करके यहीं पे कंट्रोल वी किया, और इसमें
वही पेस्ट वैल्यूज कर दिया सिर्फ, ठीक है। तब ये वैल्यूज बन गई। अब इसके ऊपर मैं अपना डेटा सॉरी चार्ट बना सकता हूँ। इंसर्ट मैप, फील्ड मैप, इसके ऊपर इस तरीके से बन जाएगा ये वाला कंसेप्ट नहीं बताया था मैंने? हाँ या ना? बताया था ना, मैं तो कह रहा हूँ पेज स्पेशल बताया था मैंने। मे भी रह गया होगा, कोई इशू नहीं, दोबारा बता दिया। जितने फॉर्मूला अभी तक बताया ठीक है, फिर डाउट्स वगैरह अभी के लिए, कोई डाउट्स वगैरह किसी को? वेरिएंस, एक मिनट, तुमने वेरिएंस और वेर अलग अलग बोला? हाँ ठीक है चलो। रैंडम नंबर वाला हो गया एक। हाँ और सम प्रोडक्ट, हाँ परसेंटाइल, ठीक है। ये सारे कराए, ठीक है। ये कुछ मैथमेटिक्स वाले एडवांस फॉर्मुलाज होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपके फॉर्मुलाज आते हैं वो अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी वाले, ये तो स्टैट्स वाले थे अभी तक, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मुलाज आते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी नॉर्मली प्रोबेबिलिटी तो अब नॉर्मली निकाल ही सकते हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो तो सिंपल सा फॉर्मुला होता है उसका, है ना। मेन आते हैं आपके जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं फॉर्मुला। नहीं नहीं, ये बस पता होने चाहिए, ये बहुत रेयरली यूज होते हैं, बहुत रेयरली, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप कर रहे हो या फिर आप बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप कर रहे हो तो एक्सेल के ऊपर तो नहीं कर रहे हो वो चीज, क्योंकि इनके लिए जैसे अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की या नॉर्मलाइजेशन की, ठीक है, इनके लिए जो अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए ना, 10 लाख जो एक्सेल की लिमिट है उससे कुछ भी नहीं होगा उसमें, ठीक है। हमें मिलियंस ऑफ रोज पे जब हम वर्क करते हैं तब जाके हम इन चीजों को अप्लाई कर पाते हैं। तो ये सिर्फ एक्सेल में एग्जिस्ट करते हैं एंड आपके कोर्स का एक पार्ट है, तो इसलिए मैं करवा देता हूँ। यूज 99% ऑफ द टाइम नहीं होते ये, बहुत रेयरली आपको 100 में से एक बार कभी यूज करना पड़ जाए तो वो होता है। एंड उसके लिए भी ना आपको फॉर्मुला वाले याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक होती है, शायद मैं तुम्हें तो बताई भी थी, वो कैटेगराइजेशन में से ढूंढने वाली, बता देंगे दोबारा, वो बताऊंगा। उससे तुम कोई भी फॉर्मुला अपने आप नॉर्मली ढूंढ सकते हो, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वाले फॉर्मुला है, तो इसको हम नॉर्म कहते हैं। सो नॉर्म डॉट डिस्ट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अब उसके ऊपर जाएंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली जब तुम्हारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, तुम्हें उसे मीन के आसपास स्प्रेड करना है एक नॉर्मलाइज फैशन के अंदर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल 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 लेट्स से, देखो एक्चुअल कंप्यूटिक्स के टर्म्स में ना रैंडमाइजेशन नहीं पॉसिबल होती है, ठीक है। सब कुछ सूडो रैंडम होता है। नहीं समझ आएगा, ये काफी ज्यादा डेप्थ का कंसेप्ट है। एक मिनट रुको, डिस्ट्रीब्यूशन है, पोजीशन है, डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मलाइजेशन आपकी दो तरीके से होती है। एक तो आप जब डेटा का नॉर्मलाइजेशन कर रहे होते हो तब तो फॉर्मुलाज होते हैं, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली नॉर्मलाइजेशन ही होती है। बेसिकली मैंने इसलिए बोला कि बेसिकली वही होती है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। बट अगर आप टेबल्स वगैरह के ऊपर नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो, जैसे एसक्यूएल के अंदर जब हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे तो वो नॉर्मलाइजेशन थोड़ी सी अलग होती है। वो एक कंसेप्ट हो जाता है जो हमें किस तरीके से चीजों को करना है, वहां पे नॉर्मलाइजेशन का एक कंसेप्ट बन जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन का जो टर्म है, इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में उसको बोल रहे हो, ठीक है। टाइम कम है हमारे पास, एक काम करते हैं, आपको ना सीधा ट्रिक बताता हूँ। और लास्ट में गोल सीक तो हमने कर लिया था शायद से। गोल सीक आपने ऑनलाइन वाली क्लासेस ली नहीं है अभी पूरी? गोल सीक करवाया था कि अगर मेरे को मान लो एक मैंने सम निकाल रखा है, मेरे को सम की वैल्यू 1000 टाइम बढ़ानी है और सिर्फ एक सेल चेंज करना है, तो अपने आप वो वैल्यू फाइंड करके देगा कि 1000 टाइम बढ़ाने के लिए क्या वैल्यू चाहिए। किया था हमने शायद से। अच्छा, तुमने ऑनलाइन वाली क्लासेस ली नहीं है अभी सारी?
मे भी पॉसिबल है। एक ही तो गायब थी। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, करवा देंगे। मैं करवा दूंगा, अभी अभी करवा रहा हूँ, अभी करवा रहा हूँ। कोई इशू नहीं, मैं अभी करवा रहा हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, गोल सीक करवाता हूँ और सिंपली आपका फिर वो करते हैं, टेस्टिंग वगैरह का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर मैं सीधा आपको ट्रिक बता दूंगा कि फॉर्मुला एक्चुअली निकाले कैसे जाते हैं, ठीक है। जब वो उस पर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम गोल सीक की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास डेटा के अंदर वी हैव व्हाट इफ एनालिसिस। इसके अंदर हमारे पास ये होते हैं सिनेरियो मैनेजर एंड गोल सीक। अभी तो बताया कि मान लो मेरे पास सम ऑफ सेल्स है, और सम ऑफ सेल्स में 1000 टाइम बढ़ानी है, और मेरे पास एक सेल है, उसकी वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मेरे को देखना है कि उस सेल की वैल्यू मैं क्या रखूं कि वो 1000 टाइम बढ़ जाए सम ऑफ सेल्स। तो उस तरीके से दैट इज गोल सीक, ठीक है। तो लेट से मैं इसी का सम निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसका सम निकालेंगे, तो यहाँ पे निकाल देता हूँ इसका सम। इसका सम हमारा 382। अब लेट से मेरे पास एक कभी कोई सिचुएशन बनती है कि मेरे को सम 400 चाहिए, और मेरे को चेंज करना है सिर्फ ये 28 वाला नंबर, ठीक है। तो इस केस में हम यूज करते हैं गोल सीक, ठीक है। अभी तो वैसे समझ आ रहा होगा कि जैसे 382 है, सो 400 में कितना 18 का डिफरेंस आ गया, 18 का डिफरेंस है, मैं 28 में प्लस 18 कर सकता हूँ सिंपली, एंड मेरा कैलकुलेशन हो जाएगी। बट ये काम ऑटोमेटिकली एक्सेल से करवाने के लिए वी यूज गोल सीक, ठीक है। तो हम जाते हैं व्हाट इफ में, व्हाट इफ एनालिसिस। डेटा के अंदर होता है हमारा व्हाट इफ एनालिसिस, ठीक है। इसके अंदर जाके वी डू गोल सीक, एंड हमें वैल्यू करनी है सेट सेल की, किस सेल की वैल्यू मेरे को सेट करनी है। तो मेरे को इसकी वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। क्या सेट करनी है, मेरे को इस सेल की वैल्यू चाहिए, लेट्स से 400। किसकी वैल्यू चेंज करनी है, इस वाले सेल की मेरे को वैल्यू चेंज करनी है। ये तीन चीजें देनी होती है बस आपको, किस सेल की वैल्यू चेंज करनी है, वैल्यू चेंज होने के बाद क्या हो जानी चाहिए। शाखा, आपको समझ आ रही है चीजें जो चल रही हैं, पक्का? आपको काफी मतलब डाउट वगैरह आ नहीं रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्लियर हो गया सब कुछ? ठीक है, ठीक है। तो हमें तीन चीजें देनी होती है गोलसिक के अंदर, किस सेल की वैल्यू मेरे को सेट करनी है, ठीक है। उस सेल की वैल्यू सेट करके क्या चाहिए, और किस सेल को चेंज करके उस वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है। तो आई विल डू ओके, सेट कर दिया कि 46 होना चाहिए, तब 400 हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल करोगे वापस आ जाता है, ओके करोगे वो वैल्यू सेट हो जाती है सिंपली, ठीक है। ये होता है आपका गोल सीक। क्लियर है? सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं ये, ठीक है। तो इसके अलावा एक काम करते हैं, जो ये टेस्ट वगैरह है, चीज स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट वगैरह होते हैं, ये सब हम स्टैट्स के टाइम में पढ़ेंगे ही, तो स्टैट्स के टाइम में पढ़ते हैं। अभी ना तो सिंपली ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास डैशबोर्डिंग का भी छोटा सा कंसेप्ट है, वो ही बताना है, ठीक है। तो कोई भी फॉर्मूला ढूंढने के लिए ना, अब अगर तुम ची स्क्वायर लगा रहे हो, टी टेस्ट लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, और तुम्हारे पास ये टास्क है तुम्हें ये लगाना है, तो इसका मैं एक सिंपल सा मतलब एज्यूम कर सकता हूँ कि तुम्हें एटलीस्ट पता होगा कि होता क्या है, तभी लगाने की सोच रहे हो तुम। तुम्हें मैं बोला कि इसका सम करना है, तुम सम का फॉर्मूला लगाते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि सम का फॉर्मूला ऐड करने के लिए यूज होता है, तभी तुम्हारे दिमाग में वो आएगा। इतना तो हम एज्यूम करके चल सकते हैं कि अगर तुम ची स्क्वायर या टी टेस्ट जैसे कुछ भी नाम है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी है, वो अगर तुम लगा रहे हो, तुम्हें पता होगा कि ये करते क्या है, तभी लगा रहे हो। बेफालतू में तो ऐसे नहीं कि रेंडमली डेटा के ऊपर टेस्ट करने के लिए लगा दिया कुछ भी। एजम्पशन ठीक है मेरा, राइट? अब तुम्हें जब पता है कि जैसे ची स्क्वायर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो ची स्क्वायर, एक मिनट रुकना। तो ची स्क्वायर टेस्ट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ची स्क्वायर टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि जब आप फ्रीक्वेंसीज का मतलब पता है ना तुम्हें, कि एक चीज कितनी बार कर रही है ना। तो ची स्क्वायर टेस्ट कि जब हम एमएल मॉडल्स वगैरह ट्रेन करते हैं, तो हमारे पास एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है और एक एक्चुअल रिजल्ट होता है। कि हमारा एक्सपेक्टेड था कि मान लो किसी पर्टिकुलर चीज की फ्रीक्वेंसी 5 बार होनी चाहिए थी,
ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेड था, एक्चुअल में 6 बार आ गया। ठीक है, अब ये तो एक एग्जांपल हुआ, हमारा मिलियंस ऑफ टाइम्स ऐसा होता है, मिलियंस ऑफ चीजों की, मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स की वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, राइट। तो इस चीज को हम टेस्ट करने के लिए कि हमारी जो एक्चुअल रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कितना दूर है, ये टेस्ट करने के लिए वी यूज ची स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा इतना डीपली मत समझो, अभी टाइम है इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, बट क्योंकि मेरे को पता है ची स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, तभी मैं इस पे लगाऊंगा, मेरे को पता है कि कहाँ पे यूज हो रहा है, क्या करना है मेरे को इसका, तभी मैं इसको लगाऊंगा, राइट। तो अब जब मेरे को पता है तो मैं सिंपली ना यहाँ पे फॉर्मुला में जा सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, अब मेरे को पता है कि मेरे को ची स्क्वायर टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फाइनेंशियल में आऊंगा, फाइनेंशियल में तो ची स्क्वायर लगेगा नहीं, ना ही मेरा लॉजिकल में लगेगा, ची स्क्वायर टेस्ट लॉजिकल टेस्ट थोड़ी ना है, राइट। टेक्स्ट में भी नहीं लगेगा, ना डेटा टाइप में लगेगा, राइट। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ना ही मेरा लुकअप एंड रेफरेंसेस में लगेगा, क्योंकि लुकअप एंड रेफरेंस का मेरे को आइडिया है, राइट। मैथ्स एंड ट्रिग्रो में शायद हो सकता है, ये वो शायद हो सकता है कि नहीं, एक्चुअली मैं इसलिए बोलूं, अच्छा हाँ, आपको तो लगेगा ना कि लग सकता है, हाँ आपके हिसाब से हो सकता है मैथ्स एंड ट्रिग्रो, क्योंकि मेरे को तो पता है ना मैथ्स का एक्चुअली पार्ट नहीं होता चीज को, हाँ चीज को टेस्ट जो है वो मैथ्स का पार्ट होता ही नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं खोल के, ठीक है। चीज स्क्वायर की पहले तो स्पेलिंग सी एच आई होती है, ठीक है। तो स्पेलिंग में सी एच आई में देखते हैं, सी में है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, है ना। जैसे अगर मेरे को कुछ लगता भी है कि ये में भी चीज स्क्वायर हो सकता है, कि यहाँ पे तो शॉर्ट फॉर्म होती है ना, तो मेरे को कुछ लगता है, मान लो सी टी टी करके कुछ आ गया, मतलब ची स्क्वायर टेस्ट ऐसे सी एस टी समथिंग आ गया, तो मेरे को लग सकता है कि ये हो सकता है, तो मैं इस पे हवर कर लूंगा, मेरे को बता देगा ये क्या है। ठीक है, तो जैसे ये मेरे को लग रहा था, तो रिटर्न द हाइपरबोलिक कंस्टेंट ऑफ एन एंगल, बिल्कुल अलग है मेरे जो जो मेरे को करना है उससे बिल्कुल अलग है, राइट। अब सी में है ही नहीं वो, तो हम आगे बढ़ते हैं, सो हम मोर फंक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आते हैं बहुत ज्यादा हाई लेवल वाले फंक्शंस, ठीक है, स्टैट्स के, इंजीनियरिंग के, क्यूब वगैरह के, इंफॉर्मेशन के। ठीक है, तो स्टैट्स में जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, स्टैट्स में मेरे को पता है, मेरे को तो पता ही है कि स्टैटिस्टिक्स पार्ट होता है ये, राइट। तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मेरे को मिल गया मेरा ची स्क्वायर, ये रहे मेरे सारे ची स्क्वायर के अलग अलग वेरिएंट्स। ठीक है, और क्योंकि मेरे को ची स्क्वायर का टेस्ट करना है, तो ये रहा ची स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, और जब मैं इस पे हवर कर रहा हूँ, तो मेरे को इसमें क्या क्या वैल्यूज देनी है वो भी साथ में बता रहा है, कि एक्चुअल रेंज, एक्सपेक्टेड रेंज, सिर्फ ये देना है। मैं बताया था ना कि एक्चुअल से एक्सपेक्टेड में कितना डिफरेंस आ रहा है, वो कैलकुलेट करके देता है ये। तो मेरे को एक्चुअल रेंज देनी है और एक्सपेक्टेड रेंज देनी है, मेरा चीज को एड्रेस निकाल के देगा ये। इस तरीके से मैं एडवांस एक्सेल फॉर्मुलाज को बेसिकली यूज कर सकता हूँ। मेरे को अगर नहीं भी पता कि कौन सा फॉर्मुला कहाँ पे यूज करना है, तो इस तरीके से मैं उस फॉर्मुला को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, और ये कोई ऐसा चीट कोड टाइप नहीं है, कोई शॉर्टकट टाइप नहीं है, एक्चुअल मेथोलॉजी यही होती है, क्योंकि एक्सेल के अंदर इतने सारे फॉर्मुलाज है, सबको याद करना पॉसिबल ही नहीं है ना। इसके अंदर लाइक हजारों में भी नहीं, लाखों में फॉर्मुलाज है एक्चुअली, राइट। उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन आ जाते हैं उनके। तो अब जैसे मान लो आप किसी एमआईएस पोर्टल में वर्क कर रहे हो, एमआईएस बेसिकली डेटा मैनेजमेंट में, तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप किसी स्टैटिस्टिक्स में जाते हो तब वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये फॉर्मुलाज आपको वो रहते हैं कि जैसे आपने कहीं भी ज्वाइन किया, उसके बाद वहां पे क्या क्या फॉर्मुलाज यूज हो रहे हैं, उसके हिसाब से आपको उन फॉर्मुलाज की फिर आदत पड़ जाती है। ठीक है, एंड एज अ डेटा एनालिटिक्स आप एक्सेल में बहुत कम काम करते हैं। ठीक है, एक्सेल में बहुत रेयरली ही होता है जब हम डेटा एनालाइज करते हैं। ठीक है, एक्सेल बेस होता है इसलिए सिखाया जाता है सिर्फ। क्लियर, क्लियर है चीजें? ठीक है, तो एडवांस एक्सेल फॉर्मुलाज वाला कंसेप्ट समझ आया? कुछ फॉर्मुलाज मैंने बता दिए, बाकी मैंने बता दिया कि ढूंढते कैसे हैं। ठीक है, आपको नाम चाहिए कि कौन कौन से कोर्स में है, एक बार नाम चाहिए, नाम बता देते हैं आपको। तो हमने लास्ट कौन सा डिस्कस किया था? नहीं नहीं, ये तो मैंने रेंडमली एग्जांपल लेके बताया था। अच्छा हाँ, रैंडम एरर वगैरह डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मुलाज होते हैं। ठीक है, सो इट इज नॉर्म डॉट डिस्ट एंड नॉर्म डॉट आईएनवी। ठीक है, सो नॉर्म डॉट डिस्ट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
ठीक है। एंड नॉर्म डॉट INV कि अब मेरे को उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से वैल्यूज फेच करनी है, ठीक है। और देन स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन है, ठीक है, कि जो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज हैं मेरे पास अब 3D डेटा पे वर्क मैं कर रहा हूँ। एक मिनट, 2D एंड 3D डेटा पता है ना? नहीं, डेटा में हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं, 1D 2D 3D। एक्चुअली हाँ 4D भी होता है, बट 4D थोड़ा, जो इमेजेस वीडियोस वगैरह होती है इनको 4D कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास होता है 1D 2D 3D, ठीक है। 1D इज सिंपल एक एरे है, ठीक है। 2D इज एक मैट्रिक्स हो गई, अब हमारे पास एक्स और वाई वो आ गए, ठीक है। 3D इज अब मेरे पास जेड प्लेन भी आ गया, कि जैसे मैं क्यूब्स वगैरह पे अगर वर्क कर रहा हूँ तो वो हो गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। एंड 4D में मेरे पास ना कलर्स वगैरह की वैल्यूज आ जाती हैं, कलर्स की, ब्राइटनेस की। तो उनको एक्सेस बना बना के अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ फिर, ठीक है। क्या हुआ, बहुत बोरिंग क्लास है? पता नहीं आ रहा है? ये सब, हाँ ये सब 3D है। अगर मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ तो डेट बिकम्स अ 4D डेटा। देखो तुम ना 3D और 3D डेटा में और 3D नॉर्मल 3D में कंफ्यूज हो रहे हो। 3D डेटा इज डिफरेंट एंड 3D ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। अगर मैं इस फोन की बात करूं, एक 3D ऑब्जेक्ट है क्योंकि बस इसके पास लेंथ, विड्थ एंड हाइट है, ठीक है। 3 मेरे पास मेजर्स हैं इसके, राइट। लाइक 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 3D डेटा में सेम तरीके से 3 मेरे पास एक्सिस होते हैं, ठीक है। मैं इसको 3D डेटा थोड़ा ना बोलूंगा, डेटा नहीं है ना ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। 3D डेटा किसको बोलूंगा? जिसमें हर एक पॉइंट की मेरे पास 3 डेफिनेशन होंगी, ठीक है। मान लो इसके हर एक पार्ट की मैंने डायमेंशन का डेटा निकाल लिया, तो दैट इज माई 3D डेटा। नहीं समझ आ रहा है? आ गया ना मतलब समझ, ठीक है। इस हिसाब से फिर 4D डेटा भी होता है, ठीक है। 4D डेटा इज जब आपके पास एक एक्सिस और जुड़ जाती है। अब वो एक्सिस किसी की भी चीज की हो सकती है, कि मान लो किसी इमेज का कलर है, किसी इमेज का ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट है, कुछ भी है, ठीक है। 2 चीजें अगर जोड़ दी तो 5D बन गया। सिंपली कितने आप डायमेंशन में जा रहे हो उस हिसाब से होता है ये, ठीक है। 4D तक मैक्सिमम रहता है। एक्चुअली जब AI वगैरह की बात करते हैं, जब प्रॉपर हम इस चीजों पे वर्क कर रहे होते हैं ना, तब भी इतना ही हम 4D तक ही जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। डैशबोर्डिंग की तरफ बढ़ते हैं, आप बहुत हो गए वाला, क्योंकि मेरे को तो देखो सेट बहुत पसंद है, मैं तो इसमें बात कर सकता हूँ बहुत देर तक। डैशबोर्डिंग की तरफ बढ़ते हैं, कोर्स भी खत्म करना है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे हमने चार्टिंग करी थी, याद है? हमने डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स बनाए थे। चार्टिंग के टाइम पे मैंने आपको जो ऑप्शंस होते हैं ऊपर, उसमें एक ऑप्शन बताया था, मूव चार्ट का ऑप्शन, रिमेंबर? दोबारा बता देते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे मैं किसी भी चार्ट को अगर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जो चार्ट डिजाइन होता है, इसके अंदर लास्ट ऑप्शन होता है मेरे पास मूव चार्ट, ठीक है। तो इससे मेरा फायदा क्या मिलता है कि मैं इस चार्ट को यहाँ से किसी और शीट पे मूव कर सकता हूँ, जिससे मेरा सिर्फ चार्ट मूव होएगा, उसका डेटा इसी शीट पे रहेगा, ठीक है। तो मैंने उसी तरीके से, जैसे ये वाला चार्टिंग सुपरस्टोर था ना, यहाँ पे एक्चुअली ये दोनों चार्ट्स अवेलेबल थे मेरे पास, ठीक है। मैंने उसे मूव चार्ट करके उनको इस शीट पे ले आया मैं, ठीक है। इतना समझ आया? तो मैं अपने जितने भी चार्ट्स हैं, आइदर पिवट और नॉर्मल, उनको सिंगल शीट पे ला सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है? अब इसी को बस अरेंज कर रहा हूं मैं, एंड साथ में डाल रहा हूं स्लाइसर्स एंड टाइमलाइंस। स्लाइसर्स और टाइमलाइंस दोनों पता है क्या होती हैं? बताया था मैंने। जैसे मैंने ये डाल रखा है, ये एक स्लाइसर है, मैं एल्बम पे सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ एल्बम, जो भी है ये एल्बमा, तो सिर्फ इसका डेटा आ जाएगा, ये स्लाइसर है, ठीक है। इसी तरीके से मैं टाइमलाइन डाल सकता हूँ, टाइमलाइन भी बताई थी मैंने क्या होती है, कि किस टाइम को मेरे को सिलेक्ट करना है उस पर जा सकता हूँ, ठीक है। अब इसी के साथ मैं इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन होता है मेरे पास। इफ आई गो टू इंसर्ट, वी आर ऑप्शन ऑफ कहाँ गया, हीरा टेक्स्ट, मैं टेक्स्ट बॉक्स डाल सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स पता है क्या होता है? बेसिकली कुछ नहीं है, एक डब्बा टाइप आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे डाला तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसके अंदर मैं बेसिकली टेक्स्ट लिख सकता हूँ, जो कि ना मेरे को सेल से फर्क नहीं पड़ेगा, अब सेल्स के ऊपर एक लेयर पे आएगा वो टेक्स्ट, सिंपली ये होता है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन को मैं बना के ना
एक अपना रिपोर्ट टाइप डैशबोर्ड तैयार करता हूं। ठीक है, एक टाइप ऑफ डैशबोर्ड तैयार करता हूं। ठीक है, कि मैंने एक चार्ट लगाया, उसके बाद थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन लिख दी, टाइमलाइंस लगा दी, स्लाइसेस लगा दिए, प्रॉपर लगा दिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एक डैशबोर्ड तैयार करता हूँ। ठीक है, अब उसमें आप बैकग्राउंड इमेजेस लगा सकते हो, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो, चार्ट का कलर चेंज कर सकते हो, प्रॉपर एक थीमिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा डैशबोर्ड बनता है। एंड इतना ही डैशबोर्डिंग है, प्रॉपर क्रिएटिव वाला पार्ट है। हाँ जी, क्योंकि उसमें भी हम डैशबोर्ड बना रहे हैं, इसमें भी डैशबोर्ड बना रहे हैं। नहीं, एक्सेल तो बहुत ज्यादा बेसिक है ना, पावर बीआई तो बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा। पावर बीआई बना ही डैशबोर्ड बनाने के लिए है। जो एक्सेल है उसमें बहुत ज्यादा बेसिक चीजें होती हैं। ठीक है, ये हो गया। आई गेस और तो कुछ नहीं होता, कुछ और होता है? सॉरी, अरे नहीं नहीं, एक्सेल की बात कर रहा हूँ, एक्सेल तो कर लिया ना तुमने। एक्सेल में तो डैशबोर्डिंग कितनी है ये, तो बताया नहीं तुम्हें भी? अरे, डैशबोर्डिंग इतनी ही होती है बेसिकली। ठीक है, एक चीज और होती है इसमें, और जो यूजुअली काफी बार मतलब रिकमेंडेड रहता है कर देना, कि जब हम डैशबोर्ड बना रहे हो ना, तो बैकग्राउंड में सेल्स की जो लाइंस आ रही हैं, ये नहीं रखते हैं हम। ठीक है, सो यू कैन गो टू पेज लेआउट, एंड यहाँ पे जो ग्रिड लाइंस है उसको आप बंद कर सकते हो, तो लाइन चली जाती है ना, ये वाला होता है। ठीक है, पेज लेआउट में जाके ग्रिड लाइंस में व्यू में अनटिक कर देते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ डैशबोर्ड टाइप बन जाता है। सेल्स अभी भी बस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, गायब नहीं हुए हैं सेल्स, रिमेंबर दैट। बट जो ग्रिड लाइन उनको मार्क कर रही थी, सिर्फ वो गायब हो गई है। नहीं, देखो बाय डिफॉल्ट देखो जो ग्रिड लाइन है ना, यहाँ पे ऊपर दो ऑप्शन है इसमें, जो व्यू आपने बंद किया है, एक व्यू है, उसके नीचे प्रिंट लिखा है। व्यू अगर टिक होगा तो दिखेंगी ग्रिड लाइंस, प्रिंट अगर टिक होगा तो प्रिंट भी होंगी ग्रिड लाइंस। वो आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको देखनी है, प्रिंटिंग में चाहिए या प्रिंट में चाहिए, देखनी नहीं है, टोटली अप टू यू। हाँ बोलो। हाँ, उसका विजुअलाइजेशन ऑफ हो जाता है बेसिकली, क्योंकि जो डैशबोर्ड्स है ना आपके, वो ज्यादातर क्योंकि आप स्लाइसेस डाल रहे हो, टाइमलाइन डाल रहे हो, तो इंटरेक्टिव बनाने के लिए डाल रहे हो, वेरी बेसिक सेंस में इंटरेक्टिव बनाने के लिए डाल रहे हो, राइट? तो अब उसको प्रिंट करके तो फायदा नहीं है ना, तो इसलिए यूजुअली हम इसको व्यू, मतलब इसको एज इट इज हम दिखाया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ना हम ये भी बंद कर देते हैं एक्चुअली, इसके साथ ही ना हेडिंग्स होती है। हेडिंग्स आर कि जो आपके कॉलम के नाम एंड जो रो के नंबर आ रहे हैं ना साइड में, वो होती है, तो इसको भी आप बंद कर सकते हो। इस तरीके से ज्यादा क्लियर रिपोर्ट दिखती है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब डैशबोर्ड बनाना काफी लंबा प्रोसेस होता है। क्यों? मुश्किल नहीं है। ठीक है, चार्टिंग है, चार्ट बनाए डाल दिए, सब कुछ मैच करना, थीम वगैरह सेट करना, वो मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, एक ना डैशबोर्ड की फोटो दिखाता हूँ आपको, क्योंकि पॉइंट ना कि यहाँ पे बनाना फिर वो घंटों का काम है। हाँ, बस एक आधी डैशबोर्ड की फोटो तो होनी चाहिए, ये रही। देखो इस तरीके से एक डैशबोर्ड होता है। ठीक है, इसके अंदर सारे अलग अलग तरीके के चार्ट ही हैं, और ये एक्सेल का ही डैशबोर्ड है। ठीक है, पॉइंट कई सारे चार्ट्स में दिख रहे होंगे कि अलग से हैं, ये तो एक्सेल में एग्जिस्ट नहीं करते, है ना? वही थीमिंग है ना, प्रॉपर थीम्ड है वो पूरा। मतलब हाँ, हाँ हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ डैशबोर्ड दिखता कैसा है। मैं ये नहीं बोला डैशबोर्ड ही है, ये सिर्फ जैसे प्रिंट आउट निकाल रखा है डैशबोर्ड का, वो है इस तरीके से। हाँ, मतलब एक्सेल में अगर मैं, मेरे पास अभी कोई डैशबोर्ड रेडी पड़ा नहीं है, मैं दिखा भी देता। तो ये बस एक फोटो ही है जो लास्ट टाइम एक डैशबोर्ड था उसकी। तो इस तरीके से डैशबोर्ड होता है मेरा। इसमें बोला नहीं होता है, इसमें नहीं होता है वो। हाँ, नहीं नहीं करवाया था वो तो, करवाया था हाँ। हाँ
हाँ वो चीज नहीं होती है इसमें, वो चीज नहीं पॉसिबल होती है एक्सेल के अंदर ना। एक्सेल के अंदर जो इंटरेक्टिविटी आती है वो सिर्फ स्लाइसेस एंड टाइमलाइन से आती है सिर्फ। तो अगर मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकता, ये एक काइंड ऑफ फोटो की तरह है ये, ठीक है। बेसिकली इसके कहने का मतलब बता देता हूँ। जैसे अगर आप पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाते हो, एक मिनट तो पहले मैं इसको पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाया, मान लो सेम ये दो चार्ट डाले, राइट। तो पावर बीआई में क्या होता है कि जैसे मैं इस स्टेट को सेलेक्ट किया ना सिर्फ, मतलब बाकी सारा डेटा उसके हिसाब से सिलेक्ट हो जाएगा, उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। जितने भी मेरे चार्ट है, जितने भी मेरे डेटा है, सब कुछ उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो वो चीज एक्सेल में पॉसिबल नहीं हो पाती है, ठीक है। एक्सेल में जो इंटरेक्टिविटी आती है तो आपकी स्लाइसेस और टाइमलाइन से आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ इस तरीके से स्टेट चूज करने की जगह स्टेट के लिए ये आप इस तरीके से डालोगे एक स्लाइसर, यहाँ से आप कोई भी स्टेट चूज करोगे तब वो दोनों के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट इज की सिंगल स्टेट प्लॉट नहीं हो सकती है, नहीं प्लॉट हो जाएगी यहाँ पे नेट का वो मैप वाला, ठीक है। ये होती है डैशबोर्डिंग, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ दिस इज वेरी बेसिक, ठीक है। इसको मैं अभी डैशबोर्ड बोलूंगा भी नहीं, ठीक है। ये सिर्फ मैंने रैंडमली कोई चार्ट्स दो लगा रखे हैं, ठीक है। द पॉइंट इज कि डैशबोर्ड बनाने में इट टेक्स आवर्स, क्योंकि क्रिएटिव वर्क है, थीमिंग करनी है, सारे कलर पैलेट्स वगैरह मैच करने हैं, ठीक है। ऑप्शंस मैंने आपको सारे बता दिए, कहां से क्या होता है, आ गया स्टेट आ गई, ठीक है। ऑप्शंस मैंने आपको सारे बता दिए, राइट। तो अब उनको ऑप्शंस को कंबाइन करके आपका जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो डैशबोर्ड होता है, ठीक है। आप कलर चेंज करोगे चार्ट्स का, आप बैकग्राउंड कलर चेंज करोगे, आप अपना जो बैकग्राउंड में इमेज वगैरह भी डाल सकते हो वो सब कर लोगे, ठीक है। वट एवर यू वॉन्ट टू डू अब वो करना, मतलब कर लेना, ठीक है। दिस इज योर डैशबोर्डिंग। हाँ पूछो पूछो। हम्म, हाँ नहीं, इसमें चार्ट्स लिंक्ड ही नहीं होते, ये तो बता रहा हूँ मैं। चार्ट्स चार्ट्स लिंक नहीं होते इसके अंदर, सिर्फ स्लाइसेस को आप लिंक कर सकते हो मल्टीपल चार्ट से, कि आप सिंगल स्लाइस से बना रहे हो वो मल्टीपल चार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज पॉसिबल। बट ये नहीं कर सकते कि एक चार्ट ही दूसरे चार्ट से लिंक्ड है। हाँ इसमें स्लाइसेस एंड टाइमलाइंस होती हैं। हाँ हाँ वो तो हो ही रहा है ना, यहाँ पे हो ही रहा है देखो। तो मैं इसको हटा दूंगा तो वो तो चल ही रहा है पूरा। तो मैंने बोला था पहले आ जाना, तुम आए नहीं एक्सेल वाली क्लास में। रिकॉर्डिंग ले लेना, यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा है, एक क्लास की रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अंडरस्टूड, कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास दो कंसेप्ट बचते हैं, मैक्रोस एंड वीबीएस, ठीक है। फ्राइडे को करते हैं वो किसी, हाँ वो मैं भेज देता हूँ। बस दो तीन एक्सेल की ना रेफरेंस शीट्स है, सारी भेज देता हूँ। क्या क्या गोल सीख, हाँ टी स्क्वायर, अच्छा। ये आपके एनालिसिस की पार्ट आ जाती है ना, एडवांस एक्सेल फॉर्मूलाज। एक देखो मेरे पास ना तीन एक्सेल की वो रेफरेंस शीट है, एक एक्सेल फॉर्मूलाज के लिए, एक शॉर्टकट कीज के लिए और एक वीबीए के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए मैं तुम्हें सिर्फ एडवांस फॉर्मूलाज वाली और शॉर्टकट वाली भेज देता हूँ, ठीक है। जो वीबीए वाली शीट है ना वो एक बार वीबीए हम कर लेते हैं उसके बाद भेज दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं तुम्हें ये दोनों भेज देता हूँ। नेट नहीं चल रहा है क्या? अच्छा आ गया, ठीक है, ठीक है। एक आपके एडवांस एक्सेल फॉर्मूलाज की हो गई, ठीक है। और एक आपके पास शॉर्टकट कीज की हो गई।
सब रेफरेंस कर सकते हो। हाँ ठीक है, सब रेफर कर लेना। एंड रिमेंबर द पॉइंट इज कि इनमें भी सब कुछ नहीं है। ना शॉर्टकट कीज को आप सारी शॉर्टकट कीज कंपाइल कर सकते हो, ना आप सारे फॉर्मुलाज को कंपाइल कर सकते हो। ठीक है, तो इनमें भी आपको कुछ कुछ फॉर्मुलाज ही मिलेंगे, सारे पॉसिबल नहीं है मिलना कहीं पे। ठीक है, सारे मिलने के लिए जो मैंने एक बार लिंक भेजा था आप लोगों को, माइक्रोसॉफ्ट का प्रॉपर लिंक भेजा था ना, रिमेंबर? सारे फॉर्मुलाज के लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रॉपर लिंक नहीं भेजा था मैंने आपको? हाँ, उसी पे मिलेंगे सारे फॉर्मुलाज आपको एक साथ। ठीक है, सिंटेक्स वाइज एंड एवरीथिंग वाइज। आपको ही भेजा हुआ था शायद मैंने। भी शेयर कर देते हैं। अम, ये रहा, ये ना, हाँ। 4 बजे वाले ग्रुप पे भी डाल देते हैं। ठीक है, डन। थक गया आज, बड़ी जल्दी जाने का हो गया। हाँ हाँ, क्लास ओवर हो गई, जा सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस।